मान लो दोस्तों, आपने एक म्यूचुअल फंड में अपनी एसआईपी शुरू की है। हर महीने आपका पैसा कट रहा है। आप खुश हैं क्योंकि आपने निवेश के लिए लंबी रेस का घोड़ा चुना है, लेकिन अचानक न्यूज आती है आपका जो फंड है वो एक नए आईपीओ में बतौर एंकर इन्वेस्टर पैसा लगा रहा है और सोशल मीडिया लगातार चिल्ला रहा है, ये आईपीओ तो ओवर वैल्यूड है, आम जनता का पैसा डुबो दिया जाएगा। आपका भी खून खौल उठता है, यार मेरे पैसों से इतना महंगा शेयर क्यों खरीदा। लेकिन क्या वाकई आपका म्यूचुअल फंड बेवकूफी कर रहा है या तस्वीर कुछ और है। आज की इस वीडियो में हम एक डेटा बेस्ड कहानी के जरिए समझेंगे कि म्यूचुअल फंड्स के ये महंगे आईपीओ वाले दाव सच में गलत है या ये एक सोची समझी स्ट्रेटजी है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि अंत में बात वहीं आकर रुकेगी जहां हर निवेशक का दिल होता है, और वो है रिटर्न। मिलिए आरव से, एक 28 साल का युवा प्रोफेशनल जो कि पिछले 3 साल से एसआईपी कर रहा है और उसने एक बहुत ही फेमस ग्रोथ म्यूचुअल फंड चुना हुआ है। पिछले कुछ सालों में आईपीओ मार्केट में धूम रही है। कुछ शेयर लिस्टिंग के बाद बहुत ज्यादा आगे बढ़े, कुछ धड़ाम से गिरे, और इसी बीच एक हाई प्रोफाइल टेक कंपनी का आईपीओ आता है। मान लेते हैं उसका नाम है टेक्नोवा लिमिटेड। ये कंपनी बूमिंग सेक्टर में है, पर वैल्यूएशन को लेकर मार्केट में बहस है। समस्या तब शुरू होती है जब आरओ को ये पता लगता है कि उसका फंड टेक्नोवा के आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर के नाते मोटा पैसा लगा रहा है। ट्विटर पर, यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर हर जगह हेडलाइन टाइप बातें सामने आ रही है। क्या? कि म्यूचुअल फंड्स आम आदमी का पैसा जुए में लगा रहे हैं। ओवर वैल्यूड आईपीओ का नया विलन है म्यूचुअल फंड। ऐसा पढ़कर और सुनकर आरव घबरा जाता है। उसे लगता है कि फंड मैनेजर जो है उसने उसके पैसों से कोई इमोशनल या फोमो वाला डिसीजन ले लिया है। तो दोस्तों, अब समय है ये समझने का कि एंकर इन्वेस्टर आखिर कौन होता है। जब कोई बड़ा आईपीओ आता है तो उसका एक हिस्सा खास इंस्टीट्यूशंस के लिए रखा जाता है, जैसे म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, एफपीआई वगैरह। ये जो बड़े खिलाड़ी होते हैं ये आईपीओ से पहले ही एक तय कीमत पर एक बड़ा चंक खरीद लेते हैं। बदले में उन्हें आईपीओ की क्रेडिबिलिटी देने वाला चेहरा माना जाता है। ये मैसेज जाता है कि बड़े प्लेयर्स ने पैसा लगाया है तो कुछ होमवर्क जरूर किया होगा। इंडिया में पिछले कुछ सालों में म्यूचुअल फंड्स ने एंकर इन्वेस्टिंग में अपनी हिस्सेदारी काफी बढ़ाई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में उन्होंने आईपीओज में एंकर इन्वेस्टमेंट 3 गुना से ज्यादा बढ़ाकर लगभग 21,500 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया। मतलब ये कोई छोटा मोटा साइड हसल नहीं है दोस्तों, ये एक गंभीर और स्ट्रक्चर्ड एलोकेशन स्ट्रेटजी बन गया है। अब आते हैं असली कॉन्फ्लिक्ट पर। आम निवेशक देखते हैं कि कुछ आईपीओ लिस्टिंग के बाद गिर गए हैं या उम्मीद से कम रिटर्न दे रहे हैं। उनकी नजर में इक्वेशन सिंपल लग रहा है कि आईपीओ महंगा था प्लस उसे म्यूचुअल फंड ने ले लिया इज इक्वल टू फंड ने गलती कर दी। लेकिन जब कुछ रिसर्चर्स ने पिछले लगभग 5 सालों का आईपीओ डेटा और म्यूचुअल फंड स्कीम का परफॉर्मेंस साथ में रखकर देखा तो तस्वीर अलग नजर आई। कई ऐसे स्कीम्स थे जिन्होंने एंकर के तौर पर आक्रामक तरीके से आईपीओ में भाग लिया। उन्होंने इन्वेस्टर्स को वही दिया जो वे सबसे ज्यादा चाहते हैं, ओवरऑल बेहतर रिटर्न। मतलब हो सकता है कि कोई इंडिविजुअल आईपीओ खराब परफॉर्म कर गया हो, लेकिन पूरे पोर्टफोलियो में उसका असर उतना खतरनाक ना हो जितना सोशल मीडिया की हेडलाइन से लोगों को लगने लगा। मैंने जब आरव से बात की तो मैंने उसे कहा, देखो आरव, म्यूचुअल फंड का काम हर ट्रेड में जीतना नहीं है। उसका काम है पूरा पोर्टफोलियो इस तरह से मैनेज करना कि तुमको डिसेंट, कभी कभी आउट परफॉर्मेंस वाला लॉन्ग टर्म रिटर्न मिले। जब सेकेंडरी मार्केट बहुत महंगा हो जाता है, क्वालिटी स्टॉक्स आसानी से नहीं मिलते, तब कई सारे फंड हाउसेज प्राइमरी मार्केट यानी जिसे हम आईपीओ के रूप में जानते हैं उस पे अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। एंकर इन्वेस्टर बनकर आखिर उन्हें क्या मिलता है? बड़ी क्वांटिटी में अलॉटमेंट मिलता है, कुछ केसेस में बेहतर प्राइस डिस्कवरी मिलती है, और उन कंपनियों में शुरुआती स्टेक मिलता है जिन पर उन्होंने डिटेल में रिसर्च की होती है। ये बेट्स हमेशा परफेक्ट नहीं हो सकती। कुछ आईपीओ फ्लॉप होंगे तो कुछ मल्टी बैगर बनेंगे, लेकिन फंड मैनेजर हर डिसीजन को एक एक स्टॉक की तरह नहीं देखता, वो पूरे बास्केट की रिस्क रिटर्न प्रोफाइल देखता है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग सवाल ये उठता है कि क्या म्यूचुअल फंड्स को आईपीओ में रिटेल इन्वेस्टर से ज्यादा संयमी होना चाहिए, या सिर्फ इसलिए कि वो पब्लिक का पैसा मैनेज करते हैं।
कई मार्केट प्लेयर्स ये मानते हैं कि उन्हें बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। कई मार्केट प्लेयर्स ये मानते हैं कि उन्हें बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, लेकिन अनरियलिस्टिक उम्मीदें रखना भी ठीक नहीं है। जैसे हर आईपीओ सस्ता नहीं होता या हर डील इन्वेस्टर फ्रेंडली नहीं हो सकती, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी ये है कि मार्केट खुद कभी-कभी वैल्यूएशंस को पुश करता है। जब लिक्विडिटी हाई हो, रिटेल का पैसा तेजी से आ रहा हो और अपॉर्चुनिटीज कम हो, तो वैल्यूएशन स्ट्रेच दिखना ऑलमोस्ट नॉर्मल हो जाता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि मेरे फंड ने एक ओवर वैल्यूड आईपीओ क्यों खरीदा। असली सवाल दोस्तों हर इन्वेस्टर का ये होना चाहिए, क्या मेरा फंड ओवरऑल लंबे समय में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। कुछ प्रैक्टिकल बातें जो हर कोई आरव जैसे इन्वेस्टर से सीख सकता है। सिर्फ और सिर्फ हेडलाइन से मत उछलो, पूरे स्कीम का कम से कम 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड जरूर देखो। स्कीम का पोर्टफोलियो समझने की कोशिश करो कि क्या वो सिर्फ आईपीओ में क्रेजी बेट्स ले रहा है या डाइवर्सिफाइड तरीके से काम कर रहा है। आईपीओ लिस्टिंग डे की हलचल को अपनी लॉन्ग टर्म एसआईपी स्ट्रेटेजी पर हावी मत होने दो। और सबसे जरूरी बात, ये मत सोचो कि हर महंगा दिखने वाला निवेश ऑटोमेटिकली गलत है। कभी कभी क्वालिटी कंपनीज शुरू से ही प्रीमियम पर मिलती है और वही आगे जाकर पोर्टफोलियो का स्टार परफॉर्मर साबित होती है। तो जब अगली बार आप सुने कि आपका म्यूचुअल फंड किसी ओवर वैल्यूड आईपीओ में एंकर बन गया है, तो तुरंत गुस्सा होने के बजाय दो चीजें याद रखें। पहला, फंड मैनेजर के पास आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस, डेटा और टूल होते हैं। और दूसरा, आपका लक्ष्य हर ट्रेड में जीतना नहीं है, बल्कि पूरे सफर में बेटर रिटर्न्स हासिल करना है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपने कभी अपने फंड के आईपीओ बेट्स देखकर पैनिक किया है, या बस आप एसआईपी करते रहते हैं और स्क्रीन से दूर रहते हैं। अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि और ज्यादा फाइनेंशियल जो मिथ है उनकी परतें खोलें। तब तक आप इन्फॉर्म्ड रहिए, पेशेंट रहिए और अपने पैसों को समझदारी से बढ़ने दीजिए। हाँ, इस वीडियो को जरूर लाइक करें, लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।